देन इसके बाद वी हैव द फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आता है हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट हमें पता है मैक्सिमम होता है ऑफ द अल्कोहल्स, और ये क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद आती है सॉल्युबिलिटी। ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं वाटर में, ठीक है। और इसका भी रीज़न अगर पूछा जाए तो ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं। एंड उसके बाद जैसे जैसे इंक्रीज़ होता जाता है नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स, तो जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज़ होती है। उसके बाद ये टॉक्सिक भी होते हैं, जैसे मिथाइल अल्कोहल है उसका ज़्यादा इंटेक होगा, सो इट कुड इवन लीड टू डेथ। तो टॉक्सिक नेचर इनका डेफिनेटली होता है। तो इसमें इतना ही है इंपॉर्टेंट। उसके बाद है केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब वही जो रिएक्शन हमारी होती है। तो यहाँ पे ROH ऐसे ही लिखते हैं ना हम इसे। तो सबसे पहले तो अगर R एंड OH मतलब निकल गया है तो इसकी वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। देन ROH, तो ये जब हाइड्रोजन निकल जाए इसकी वजह से भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। एंड वैसे मोस्टली ये इंपॉर्टेंट है, तो हम देख लेते हैं। जैसे ROH बॉन्ड अगर ब्रेक हो रहा है, जैसे C2H5OH है, इसे मैं रिएक्ट करा दूँ सोडियम के साथ, तो क्या होता है ये C2H5O- और H+ में ब्रेक होगा, तो ये Na यहाँ आ जाता है, तो C2H5Na। तो क्लीवेज किसकी हुई? इसी की तो हुई ना। तो +H2, बिकॉज H तो ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता है, H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो बाकी हमारी हो जाएगी यहाँ पे बैलेंसिंग, ठीक है। तो ये हो गई एक रिएक्शन। देन इसके बाद जो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होती है, आपको पता होगी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, तो वो भी इस बॉन्ड के क्लीवेज की वजह से ही होती है। तो C2H5OH प्लस CH3COOH एंड किसकी प्रेजेंस में होती है? डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाता है? एक एस्टर CH3COO C2H5, ये स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेज होते हैं। तो ये यहाँ पे हमारा फॉर्म हो गया। इसका नाम क्या होता है? इथाइल एसीटेट, ठीक है। बाकी तो इसमें डिटेल में है नहीं एस्टरिफिकेशन, बिकॉज कार्बोक्सिलिक वाले में ही है मेन। तो इसमें मेनली जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है ना वो इतनी ही हैं। Now before moving on to our video, I would like to tell you about the Mega Mock Test, जो कि आपके CBSE टर्म 1 बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो ये कंडक्ट करा रहा है अनअकैडमी। इन दिस यू कैन गेट अ चांस टू विन स्कॉलरशिप अप टू ₹50 lakh एंड ऑल्सो प्राइजेस लाइक मैकबुक एयर, iPad Pro, हेडफोन्स एक्सेट्रा। एंड जो डेट है वो 27 से 30 के बीच में ये आपका मेगा मॉक टेस्ट जो है ये कंडक्ट कराया जाएगा। एंड इसकी जो टाइमिंग है वो है 5 से 6:30 के बीच में। सो मेगा मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है फॉर योर टर्म 1 प्रिपरेशन, बिकॉज आपको पैटर्न भी अच्छे से नहीं पता है, तो मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें एनरोल करो, सो दैट आपके लिए ही ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल हो सके। नाउ जो डेट्स हैं आपके मेगा मॉक टेस्ट के लिए फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स वो क्लियरली यहाँ पे मेंशन्ड है। ये जो आपका मॉक टेस्ट है ये दोनों क्लासेस के लिए है, क्लास 10th एंड क्लास 12th। सो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, अभी एनरोल करो एंड यू कैन यूज़ माई अनलॉक कोड जो कि है ANJV10। ऑल्सो अनअकैडमी के आस्क डाउट फीचर पे जाके अगर आप एक भी डाउट पूछते हो सो यू कैन विन अ फ्री सरप्राइज बॉक्स एवरी डे। एंड अगर आप 10 डाउट्स पूछते हो तो अनअकैडमी का जो प्लस सब्सक्रिप्शन है वो 15 डेज के लिए आपको फ्री मिलेगा, बट दिस इज वैलिड ओनली टिल 28 नवंबर। एंड यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे फीचर्स हैं, जैसे कि आप 24/7 कभी भी डाउट पूछ सकते हो। ऑल यू हैव टू डू इज डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप नाउ, आस्क डाउट फीचर पे जाओ, 10 डाउट्स वहाँ पे पूछो। आपको क्या करना है, जो भी डाउट आपको पूछना है उसकी फोटो क्लिक करनी है, उसे क्रॉप करना है एंड देन सब्जेक्ट चूज करना है जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वो डाउट है। एंड देन आपका जो 15 डेज का फ्री अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन है वो आपको मिल जाएगा। एंड मेरा जो अनलॉक कोड है उसे यूज़ करना मत भूलना, जो कि है ANJV10। ऑल्सो अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन परचेस करते हो तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। उसके बाद जब ये वाला बॉन्ड टूटता है इसकी वजह से जो रिएक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हैलोजन एसिड के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं, हैलोजन एसिड मतलब HCl, HBr, HI, इन सब के साथ रिएक्शन कराते हैं वो इंपॉर्टेंट है। वो ऑलरेडी हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स में मैंने करा रखा है, तो वो दोबारा रिपीट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। देन उसके बाद थायोनिल क्लोराइड, क्या होता है थायोनिल क्लोराइड? SOCl2, ठीक है। तो SOCl2 के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तब जाके भी हमारा हैलो एल्केन फॉर्म होता है, तो ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद जो हमारे फॉस्फोरस हैलाइड्स होते हैं, PCl3 हो गया, PCl5 हो गया, तो हमारे जो ट्राई हैलाइड्स होते हैं या फिर पेंटा हैलाइड्स होते हैं, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन ऑलरेडी हम कर चुके हैं हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स वाले चैप्टर में। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है सबसे पहला है एसिडिक डिहाइड्रेशन। एसिडिक डिहाइड्रेशन, तो एसिडिक डिहाइड्रेशन से हम क्या समझ सकते हैं कि एसिड की प्रेजेंस में इसका डिहाइड्रेशन हो रहा है, मतलब H2O इसमें से निकल रहा है। तो इसमें क्या होता है कि ये मेरा अल्कोहल है, ठीक है, H एंड यहाँ पे H।
तो डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में व्हेन द टेम्परेचर इज़ अराउंड 443 केल्विन, तो यहाँ पे जब भी रिएक्शन होती है ना तो ये डायरेक्ट किस में चेंज हो जाता है, एक एल्कीन में। तो दिस इज ऑल्सो द कन्वर्जन ऑफ एन अल्कोहल इनटू एल्कीन, एंड यहाँ पे H2O निकल जा रहा है, इसीलिए इसको एसिडिक डिहाइड्रेशन कह रहे हैं। अब ये जो रिएक्शन है ना, ये दो फॉर्म में हो सकती है, दो एसिडिक डिहाइड्रेशन होते हैं। एक तो ये वाला है, एक जब डाइल्यूट H2SO4 हम लेते हैं बट द टेम्परेचर इज लेस, या फिर Al2O3 की प्रेजेंस में भी वो रिएक्शन होती है, वो भी एसिडिक डिहाइड्रेशन है, बट उस केस में हमारा एल्कीन फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, वो जब हमारा अभी आएगा ईथर वाला, उस केस में हम देखेंगे एसिडिक डिहाइड्रेशन। फिलहाल यहाँ पे अगर टेम्परेचर 443 केल्विन है तो उस केस में एल्कीन फॉर्म होगा। अब इसका वैसे तो मैकेनिज्म आपको देखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज आपका MCQ बेस्ड है, बट एक चीज़ ध्यान में रखना कि जो सबसे पहला प्रोसेस होता है वो होता है प्रोटोनेशन, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, देन थर्ड लास्ट जो टर्मिनेशन वाला है ये इनिशिएशन है, और टर्मिनेशन वाला जब एल्कीन हमारा फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, मैकेनिज्म देखने की ज़रूरत नहीं है, बट ये चीज़ें जो हैं ये ध्यान में रखना। देन इसके बाद ऑक्सीडेशन वाला है, देन डिहाइड्रेशन, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हम ये वाला देखते हैं कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल, या फिर डिहाइड्रेशन अगर हम कर रहे हैं तो उस केस में क्या फॉर्म होता है। नाउ वी हैव द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। तो इसमें पहले तो हमें पता है अगर हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का भी करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं CH3CH2OH। इसका अगर मैं ऑक्सीडेशन कर दूं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक KMNO4 या फिर Na2Cr2O7, K2Cr2O7, ये सारे हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे CH3CHO फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, देन इसका फिर से ऑक्सीडेशन करूँगी तो CH3COOH। तो प्राइमरी का तो सिंपल है, ये किसका है, प्राइमरी वाले का। इसके बाद 2 डिग्री का देखते हैं। तो 2 डिग्री यानी कि यहाँ पे 2 कार्बन होंगे H3 एंड ये H3, आप किसी भी फॉर्म में बना सकते हो। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करूँ तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, जब हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं ना तो यहाँ पे बनता है कीटोन, बिकॉज हमने देखा है अगर हम कीटोन का रिडक्शन कर रहे हैं तो हमें कौन सा अल्कोहल मिल रहा था, 2 डिग्री ना, तो 2 डिग्री का अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें क्या जाके मिलेगा, हमें मिलेगा कीटोन। तो यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड O, तो ये हमारा हो गया कीटोन। अब इसका फर्दर जो ऑक्सीडेशन होता है ना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बिकॉज ये एक इनोल बनाता है, जो टॉटोमेरिज टाइप होती है ना। तो इनोल का क्या मतलब होता है, जैसे ये है CH3C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये जो डबल बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पे से एक हाइड्रोजन ना इधर चला जाता है। तो इसे मैं इस तरह से भी तो लिख सकती हूँ OH, और ये डबल बॉन्ड इधर आ गया तो CH2। इसे इनोल क्यों कहते हैं, बिकॉज EN का मतलब डबल बॉन्ड एल्कीन। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड है, ओल किसके लिए आता है, अल्कोहल के लिए, तो ये फॉर्म हो गया, तो इसे इनोल इसलिए कहते हैं। तो इस प्रोसेस को हम इनोलाइजेशन भी कह सकते हैं, टॉटोमेरिज्म भी कहते हैं इसे। तो ये हमारा यहाँ पे फॉर्म हो गया। तो जब ये CH3CO CH3 इसका हम फिर से ऑक्सीडेशन करते हैं ना तो यहाँ पे हमें मिल जाता है CH3COOH, यानी कि हमारे पास कितने कार्बन थे, पहले 3 कार्बन थे, बट अब जो हमें एसिड मिलेगा उसमें खाली 2 ही कार्बन होंगे, एंड यहाँ पे से ये निकल जाएगा, यानी कि CO2 और H2O यहाँ पर से निकल गया। एंड ये अगर इन अ बेटर वे हम कहें तो ये इनोल से ही जाके ये फॉर्म होता है, बिकॉज ये डायरेक्ट इसका ऑक्सीडेशन करना बहुत डिफिकल्ट होता है, एंड ये ऑक्सीडेशन भी तभी पॉसिबल होता है जब हम HNO3 यूज़ करेंगे। ठीक है, डाइल्यूट HNO3 का जब हम यूज़ करते हैं विच इज़ अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तब जाके ही ये रिएक्शन पॉसिबल हो पाती है। तो डायरेक्ट जो है वो ऑक्सीडेशन हमारा बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए हम जो इनोल है उसका ऑक्सीडेशन करते हैं, एंड यहाँ पे डाइल्यूट HNO3 जो कि बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसे यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। देन उसके बाद है टर्शरी वाला, प्राइमरी देख लिया, सेकेंडरी देख लिया, अब देखते हैं टर्शरी। तो टर्शरी का मतलब क्या है, अब उसके अराउंड 3 कार्बन होंगे। ठीक है, तो इसका जब मैं सबसे पहले ऑक्सीडेशन करूँगी तो सबसे पहले इसका जब हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं ना तो ना ही ये कीटोन में चेंज होगा, ना एल्डिहाइड, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे हमारी एक एल्कीन बन जाएगी, मतलब यहाँ पे अब ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया तो यहाँ पे से H2O क्या हो गया, रिमूव हो गया, तो ये फॉर्म हो गया। देन इसका अगर मैं ऑक्सीडेशन करूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, अब कीटोन मिलेगा। ठीक है, डबल बॉन्ड हो तो यहाँ पे से CO2 और H2O अगेन निकल जाएगा। यहाँ पे जो हमारी ऊपर रिएक्शन हुई थी ये वाली, सेम यही रिएक्शन यहाँ पे भी रिपीट हो जाएगी कि CH3C डबल बॉन्ड O CH3 पहले तो इनोल बनाएगा। ठीक है, जब ये इनोल बना देगा इसको हम क्या कहते हैं, इनोलाइजेशन। तो इनोल क्या था, OH डबल बॉन्ड CH2, तो इसका हम फिर से ऑक्सीडेशन करेंगे किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट HNO3, तो ये
CH3COOH में चेंज हो जाएगा। अगेन यहाँ पे से CO2 और H2O जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे कितने कार्बन थे, 4 कार्बन थे, बट जो हमें एसिड मिला वो खाली 2 ही कार्बन का मिला। आई होप ये जितना भी हमने किया ये समझ में आ गया होगा। देन इसके बाद है डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, देन हम उसे देख लेते हैं। देन वी हैव आर डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। तो इसमें क्या है, अगेन हम अल्कोहल ले रहे हैं। अब यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एंड 573 केल्विन टेम्परेचर डिहाइड्रोजनेशन होता है, मतलब हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। तो अगर H2 रिमूव होगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, CH3CHO ही तो मिलेगा, H2 तो बिकॉज रिमूव हो गया। देन हम सिमिलरली देखते हैं हमारे 2 डिग्री के लिए, तो बाकी जो रिएक्शन है वो तो सेम है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर H2 मेरा निकल गया है तो CH3 डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये रिएक्शन हो गई। देन इसके बाद अगर हम टर्शरी का देखते हैं तो टर्शरी में रिएक्शन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। जैसे ये है कॉपर एंड 573 केल्विन टेम्परेचर, तो हमने देखा था उस केस में क्या फॉर्म हो रहा था, ऑक्सीजन तो यहाँ पे रहेगा ही नहीं, यहाँ पे डबल बॉन्ड ये आएगा, तो यहाँ पे से क्या निकलेगा, H2O निकलेगा, ठीक है। तो ये डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन है जो कि इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे कुछ टेस्ट हैं, जैसे विक्टर मेयर टेस्ट होता है, ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट होता है, कि किस तरह से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल, तो वो देख लेते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे विक्टर मेयर्स टेस्ट, तो विक्टर मेयर टेस्ट क्या होता है, विक्टर मेयर टेस्ट में सबसे पहले प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं, ठीक है, देन सेकेंडरी ले लेते हैं, देन इसके बाद हम लेते हैं टर्शरी अल्कोहल। तो तीनों में क्या क्या रिएक्शन होगी वो देख लेते हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल को मैं कैसे लिख सकती हूँ, ROH या फिर R, ठीक है चलो, R2COH, R3COH, एंड अगेन मैं यहाँ पे इसको किस तरह से लिख सकती हूँ, RCH2OH भी लिख सकती हूँ ना मैं इसे, ठीक है। ये हमने खाली इसलिए लिया है ताकि हम रिएक्शन प्रॉपरली करा पाएँ। तो यहाँ पे इस कार्बन के अराउंड कितने हैं, 2 हैं, ठीक है, एंड यहाँ पे H भी आ जाएगा एक, तो RCH2OH, R2CHOH एंड R3COH। तो सबसे पहले इसकी जो रिएक्शन है ना वो हम PI3 के साथ कराते हैं, एंड PI3 क्या है, हमारा फोस्फोरस का एक हैलाइड है ना, तो विच मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस केस में Cl आ जाएगा, मतलब I है तो यहाँ पे I आ जाएगा जो भी हैलोजन होगा, तो RCH2I। एंड ये जो PI3 है ये फोस्फोरस और आयोडीन की डायरेक्ट रिएक्शन से प्रिपेयर किया जाता है इन द सितु। तो यहाँ पे भी अगेन R2CHI एंड यहाँ पे R3CI। अगेन यहाँ पे इसकी जो रिएक्शन है मैं करा देती हूँ AgNO2 के साथ, तो यहाँ पे NO2 आ जाएगा, RCH2NO2, एंड NO2 को हम किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से। अगेन इसकी रिएक्शन AgNO2 के साथ, तो R2CHNO2, ठीक है। अगेन यहाँ पे AgNO2 के साथ रिएक्शन करा लेते हैं, सो R3CNO2। देन इसके बाद हम क्या करते हैं ना, HONO के साथ इसे रिएक्ट कराते हैं। HONO दैट इज़ नाइट्रस एसिड, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, इस केस में नाइट्रोलिक एसिड फॉर्म होगा। अब वो कैसे फॉर्म होगा, देखो ये R है, C, ये NO2 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे से 2 बॉन्ड चाहिए, तो ये 2 बॉन्ड यहाँ पे ना एक H2O रिमूव हो जाता है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा एंड NOH, बिकॉज क्या क्या बचा, देखो H2O तो यहाँ पे रिमूव हो गया, तो H2O रिमूव हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, NOH बचा, ठीक है। तो डबल बॉन्ड N और इसके साथ OH, इसको हम कहते हैं नाइट्रोलिक एसिड। नाइट्रोलिक एसिड जब फॉर्म हो जाता है, इसके बाद इसी में हम ऐड कर देते हैं KOH, तो हमें एक रेड कलर का सोल्यूशन मिलता है। तो अगर रेड कलर का सोल्यूशन मिला है ये सारा प्रोसीजर कराने के बाद, विच मीन्स वो प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी मैं HONO रिएक्ट कराऊंगी, तो यहाँ पे स्यूडो नाइट्रोल यानी कि फॉल्स नाइट्रोल फॉर्म होता है। अब उसका फॉर्मूला हम कैसे देखेंगे, देखो R2CNO2 ये तो फॉर्म हो गई। अब देखो इसके पास 2 बॉन्ड ऑलरेडी हैं, ये 3 बॉन्ड ऑलरेडी हैं, तो एक ही बॉन्ड आ सकता है, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आएगा N डबल बॉन्ड O, बिकॉज यहाँ पे से H2O रिमूव होना है, तो एक H दूसरा H और O, तो कितना बचा, सिर्फ यहाँ पे NO बचा, तो यहाँ पे खाली NO बचा। ये क्या है हमारा, स्यूडो नाइट्रोल कहते हैं इसे। अगेन इसमें जब मैं KOH ऐड करूँगी तो जो कलर है वो ब्लू आएगा, ठीक है। तो इसे इस तरह से भी लर्न कर सकते हो, रेड ब्लू कलरलेस। रेड कलर आया तो प्राइमरी अल्कोहल, ब्लू कलर आया तो सेकेंडरी अल्कोहल। अगर टर्शरी लाना है तो ये यहाँ पे जब हम HONO के साथ रिएक्शन कराते हैं ना, तो रिएक्शन होती ही नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं होगी। अगेन जब इसमें मैं KOH ऐड कर दूंगी तो जो सोल्यूशन आएगा दैट वुड बी कलरलेस।
तो समझ में आ गया विक्टर मेयर टेस्ट क्या है। खाली इस फॉर्म में लर्न करो, बिल्कुल ऐसे डिटेल में देखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मैंने लिखा है ना, खाली इतना ही लर्न करो। यहाँ पे ये H नहीं है, R3CnO2, ठीक है। तो विक्टर मेयर टेस्ट क्या है, रेड ब्लू कलरलेस है, विच मीन्स ये रिएक्शन जब हम करा रहे हैं, अगर रेड कलर का सोल्यूशन इवेंचुअली मुझे मिल रहा है तो वो प्राइमरी अल्कोहल है, ब्लू कलर का मिल रहा है तो सेकेंडरी अल्कोहल है, और अगर कलरलेस सोल्यूशन मिल रहा है तो वो टर्शरी अल्कोहल है। इसके बाद है ल्यूकास टेस्ट, अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद जो बाकी की रिएक्शंस वगैरह हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, बट फिलहाल के लिए ये जितनी भी चीज़ें हैं वो हम अभी देख लेते हैं। देन वी हैव ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट। तो ये जो ल्यूकास टेस्ट है ये हमने हैलो एल्केन्स वाले में भी किया था। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, अगर मैं सपोज CH3CH2OH ले रही हूँ और HCl एंड ZnCl2, तो ये होता है हमारा ल्यूकास रिएजेंट। तो इसमें रिएक्शन जब हम कराते हैं तो CH3CH2Cl मुझे मिल जाता है प्लस H2O। एंड इसमें जो रिएक्टिविटी होती है ना वो सबसे ज़्यादा किसकी होती है, टर्शरी की। एंड टर्शरी की क्यों होती है, बिकॉज अगर टर्शरी है तो विच मीन्स यहाँ पे ज़्यादा एल्किल ग्रुप्स है ना, तो एल्किल ग्रुप क्या करते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं ना। प्लस आई इफेक्ट का मतलब वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, इलेक्ट्रॉन इस पर रिलीज कर रहे हैं। एंड इसके साथ क्या अटैच्ड है, OH। जब इसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हो गई है तो ये भी नेगेटिव, ऑक्सीजन तो होता ही नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या अट्रैक्ट करते हैं, नहीं ना रिपेल करते हैं, तो जो बॉन्ड की क्लीवेज है वो आसान हो जाती है। इसीलिए जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है वो टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और उसके बाद अब देखो ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट से हम कैसे पता कर सकते हैं, अगर मैंने रिएक्शन कराई और जो टर्बिडिटी है इट अपीयर्स इमीडिएटली, जैसे ही रिएक्शन कराई वैसे ही टर्बिडिटी आ गई, विच मीन्स वो कौन सा होगा, टर्शरी होगा, बिकॉज रिएक्टिव सबसे ज़्यादा कौन सा है, टर्शरी वाला ही तो है ना। और अगर थोड़े टाइम बाद आती है तो वो कौन सा होगा, सेकेंडरी। एंड इफ टर्बिडिटी अपीयर्स ऑन हीटिंग, मतलब डायरेक्ट रिएक्शन कराने पे आई ही नहीं जब तक उसे हीट प्रोवाइड हमने नहीं करी, तो विच मीन्स वो कौन सा होगा, प्राइमरी वाला होगा। तो ये है हमारा ल्यूकास का रिएजेंट टेस्ट। तो आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट अल्कोहल्स, जैसे हमारा मेथनॉल होता है, ठीक है। वैसे तो यूज़फुल भी होते हैं ये सारी, एंड जैसे मैंने आपको पहले बताया मेथनॉल जो है अगर ज़्यादा अमाउंट में हम ले लेंगे सो इट कैन इवन कॉज डेथ। तो मेथनॉल की अगर हम प्रिपरेशन की बात करें तो ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से प्रिपेयर किया जा सकता है, इसीलिए इसको हम वुड स्पिरिट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से प्रिपेयर किया जाता है, दैट इज़ जो कि हमारा है मेथनॉल, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, वुड स्पिरिट भी कहते हैं, मे बी ये आपका क्वेश्चन आ सकता है MCQ के फॉर्म में। उसके बाद अगर हम मेथनॉल की प्रिपरेशन की बात करें तो एक तो हमने देखा था वाटर गैस से हम प्रिपेयर कर सकते हैं, देन डायरेक्ट हम मिथेन से भी कर सकते हैं अगर इसका ऑक्सीडेशन करते हैं। एंड यहाँ पे जो हम ले रहे हैं वो वही चीज़ें ऑलमोस्ट जो हमने उस वाली रिएक्शन में ली थी जो वाटर गैस वाली थी, तो इसका डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करने पे भी हमें ये मिल जाता है। तो मे बी ये जो छोटी छोटी रिएक्शंस हैं ये आ सकती हैं, वैसे तो उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट आ सकती हैं, इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें भी आपको बता रही हूँ। वाटर गैस वाली हमने ऑलरेडी देख ली है। उसके बाद आता है कि मिथाइलेटेड स्पिरिट क्या होता है, मिथाइलेटेड स्पिरिट। अब कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मे बी आपको और लोग बताएं ना बताएं बट ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, इनसे भी क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। तो मिथाइलेटेड स्पिरिट का मतलब होता है ना कि हमें पता है मेथनॉल जो है दैट इज़ अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, हम उसे पी नहीं सकते हैं। तो अल्कोहल को तो पी सकते हैं ना, तो अल्कोहल में जब मेथनॉल ऐड किया जाता है या फिर हम कह सकते हैं जो एथेनॉल होता है उसमें जब मेथनॉल को ऐड कर दिया जाता है टू मेक इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, उसको हम क्या कहते हैं, मिथाइलेटेड स्पिरिट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एक और टर्म जो कि है पावर अल्कोहल। पावर अल्कोहल का मतलब है जब हमारा 80% उसमें पेट्रोल हो एंड 20% उसमें अल्कोहल हो, ठीक है। एंड इसी में थोड़ा बहुत अमाउंट जो है ईथर, बेंजीन, इन सब का भी ले लिया जाता है, तो इसे पावर अल्कोहल कह रहे हैं। एंड इट इज़ यूज्ड एज अ सब्सटीट्यूट फॉर पेट्रोल, तो मतलब 80% तो पेट्रोल है, बाकी 20% अल्कोहल है, तो उसे क्या कह रहे हैं हम, पावर अल्कोहल। उसके बाद एक और आता है एब्सोल्यूट अल्कोहल, मतलब जब 100% अल्कोहल होगी तो उसे हम एब्सोल्यूट अल्कोहल कहेंगे। देन आता है एक रेक्टिफाइड स्पिरिट। रेक्टिफाइड स्पिरिट का क्या मतलब होता है कि 95% क्या है, हमारा अल्कोहल है, बाकी का जो 5% है दैट इज़ वाटर, ठीक है। तो जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है उससे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज ये एजियोट्रॉप होते हैं। ये मैंने सोल्यूशन वाले चैप्टर में आपको सब पढ़ाया था, वहाँ से जाके देख सकते हो। तो एजियोट्रॉप्स ऐसे कोई भी दो सोल्यूशन होते हैं ना जिनका सेम बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब देखो सेम बॉइलिंग पॉइंट है दोनों का ही, तो वेपर्स साथ साथ बनेंगी ना, तो डिस्टिलेशन से तो सेपरेट हो ही नहीं सकता है, तो इसी को हम रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप इसमें जितने भी टॉपिक्स हमने करे हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। बहुत अच्छे से देखना MCQ वीडियो एंड ऑल सारी चीज़ें बहुत अच्छे से देख लेना आप,
इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में फिनॉल वाला पोर्शन करेंगे. सो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर.